हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं जोरदार स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी अवगत हैं ये जो सीरीज हम लेके चल रहे हैं फरवरी नहीं फायर है सीरीज। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये किसी भी चैप्टर को मैं एक दिन में कवर कर रहा हूं। उस चैप्टर में जो मुख्य मुख्य पॉइंट है, मुख्य मुख्य प्रश्न हैं, जो कहाँ से सवाल आते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं, आपने देखा होगा कि जस्ट इसके जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रश्नों को मैंने किस तरह से, जो उसका की पॉइंट है, उसमें जो सवाल जिस तरह से पूछे जाते हैं उसको मैंने डिस्कस किया। पेपर उठा के देखेंगे। फरवरी नहीं फायर है। आज इसका भाग 3 है बच्चा, इसका भाग 3 है। कोई भी बच्चा अगर कुछ नहीं देखता, कम से कम इसको ही देख ले तो पूरा चैप्टर का पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में विद्या क्वेश्चन बैंक आप व्यू है मात्र एक वीडियो में। भले बहुत आसान चैप्टर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न से इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें बेसिक जाने की ज़रूरत नहीं है। जिन भी बच्चों को बहुत डिटेल में अच्छे से समझना है, अगर आप टू द पॉइंट पढ़ना चाह रहे हैं तभी आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो हमने क्या है, प्लेलिस्ट ऑलरेडी, ठीक है, प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपडेट करवा दिया है। जाके वहाँ पर आप भी चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप व्यू का बेसिक्स और वीडियो को आप जो है थोड़ा सा स्पीड, नॉर्मल स्पीड मत रखिए, नॉर्मल स्पीड से मत रखिए, ठीक है बच्चा, नॉर्मल स्पीड नहीं रखना है। इसमें 1.5 स्पीड करके देखेंगे ना तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए सभी बच्चे जुड़ जाएं, सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएं। एक ऐसा प्रश्न हम कराएंगे जिससे आपको पूरा का पूरा चैप्टर का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। अरे कहाँ दिख रहा है जी लाइव? हाँ, 100 बच्चे हो गए, 100 बच्चे हो गए आज। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्या होने वाला है? 100 बच्चे तुरंत वीडियो को लाइक कर दें। कल संडे था और कल तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, क्लास नहीं ले पाए। अब आ जाते हैं, ठीक है। एक ऐसा प्रश्न लेंगे कि पूरा का पूरा इसमें पूरा कवर हो जाएगा। क्या कवर होता है? चलिए एक सवाल ही करते हैं। सवाल से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी बच्चा कि आप व्यू में क्या है, ठीक है, और किस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। सब कुछ उसी में क्लियर कर देंगे। व्युत्क्रम आप भी निकालिए, 5 नंबर ही हो गया, ठीक है। सवाल को ढूंढने दीजिए कौन कहाँ गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही प्रश्न उठा लेते हैं ना, उसी से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 100 बच्चे अरे आ रहे हैं तो वेट नहीं कर सकते हैं, तुरंत भाग जाएंगे, ठीक है। अरे जरा मरा तो वेट कर सकते हैं ना, थोड़ा सा रुक जाइए। एक सवाल से क्लियर करेंगे, आपकी सारी दुख तकलीफ को दूर करेंगे इस सवाल के माध्यम से। कहाँ गया भैया आप भी वाला क्वेश्चन कहाँ गया, ठीक है। चलिए एक प्रश्न हमेशा पूछा जा रहा है, एक प्रश्न हमेशा पूछा जा रहा है आप व्यू में, उसी से आप व्यू का जोड़ गुणा भाग घटाना सब सिखा देंगे बच्चा। एक प्रश्न हम क्लियर कराते हैं, ठीक है। कहाँ गया जी? चलिए ये प्रश्न कभी 5 नंबर में तो कभी 8 नंबर, एक प्रश्न के माध्यम से करेंगे। हमारी बैटरी बैठने वाली है जी, 131 बच्चे लाइव हो चुके हैं, मेरी बैटरी बैठने वाली है, 2% बचा है। एक प्रश्न है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। आप यही कहेंगे सर आप क्वेश्चन क्यों डायरेक्ट करा रहे हैं? ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें आपको आव्यूह का जोड़ना, गुणा भाग घटाना, एडजॉइंट, ठीक है, सहखंडस, फलाना ढेकाना सब आ जाएगा, इसमें सब आ जाएगा। क्या है, सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि, ठीक है, यदि आव्यूह, ठीक है बच्चा, एक ही प्रश्न में पूरा हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो भी समझ में आएगा, जो बच्चे जिनका रिवीजन हो रहा है वो तो घबराए नहीं। यहाँ पर 1 है, 3 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है बच्चा, 1 है, यहाँ पर 4 है, 3 है, ठीक है, 1 है, 3 है, यहाँ पर 4 है। मेरी बात समझिएगा, ये हमारा एक आव्यूह है हो, ठीक है बच्चा, आव्यूह हो तो ए इनवर्स ज्ञात करिए, ए इनवर्स ज्ञात करिए। ये आप कई बार पूछा गया, ज्ञात कीजिए, कभी 8 नंबर में, कभी 5 नंबर में। एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, क्वेश्चन मार्क है। एक सवाल ऐसे आ सकता है या ऐसे पूछ सकता है कि आव्यूह ए का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। सवाल को अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है, भाव एक ही है। आव्यूह ए का प्रतिलोम, ठीक है, प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ठीक है, आव्यूह ए का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए।
ये चीजें है, एक ही बात है। ध्यान से देखना, एक प्रश्न आप 15-20 मिनट आप दीजिए, मैं वादे के साथ कहता हूं पूरे जीवन भर आपको कहीं पर आव्यूह देखना नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न से आप सोचेंगे यार एक प्रश्न में ऐसा क्या है कि सर जी बोल रहे हैं कि इसी से मेरा काम हो जाएगा। अरे भैया हम बोल रहे हैं ना सब कुछ काम हो जाएगा। एक प्रश्न को हल्के मत लीजिए, इसमें सब कुछ छिपा है। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया। ए इनवर्स निकालना है, मेरी बात समझ में आएगी। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, प्रतिलोम निकालना है। पहली बात, उसी आव्यूह का मान लीजिए 2x2 ऑर्डर का हमेशा जो है इनवर्स जो है यानी प्रतिलोम हमेशा हमेशा वर्ग आव्यूह का निकलता है। ये बात समझ में आ गई। अगर कोई आव्यूह 2x2 का हो, कोई भी आव्यूह या तो 3x3 ऑर्डर का हो उसी का इनवर्स निकलेगा, कोई भी आव्यूह या तो 4x4 ऑर्डर का है। इन जनरल बात करें तो अगर कोई भी आव्यूह है बच्चा, सपोज करिए AIJ, तो अगर वो M×M ऑर्डर का है, जस्ट लाइक M हमारा 1 हो सकता है, M हमारा 2 हो सकता है यानी 2x2 हो जाएगा, M हमारा 3 हो सकता है 3। यानी कि एक बात तो क्लियर हो गया कि हमेशा जो इनवर्स निकलता है वो हमेशा वर्ग आव्यूह का निकलता है। पहला पॉइंट कहने का मतलब किसी ने कह दिया अरे यार क्या है 4 5 7 8, इसका जरा इनवर्स बताओ, तो ये इनवर्स इसका बताओ क्या होगा। ठीक है, यानी इसमें 2 रो हैं। ठीक है, ये एक रो है यानी पहला पंक्ति है बच्चा, ये R2 है दूसरा पंक्ति है। और देखते हैं 500 बच्चे किस दिन लाइव होते हैं। ठीक है, हम भी जान पर ही खेल के काम कर रहे हैं, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और 170 बच्चे लाइव देख रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। 200 लाइव हो जाना चाहिए करीब। आज जो है तुरंत वीडियो खत्म होते ही 500 लाइक हो जाना चाहिए जी, क्या ही है, वीडियो खत्म होते ही 500 लाइक। ठीक है, बार बार कहना ठीक लगता है, कोई बात नहीं। चलिए 500 लाइव देखने की एक बात क्लियर हो गया। इसका इनवर्स कभी नहीं निकलेगा। क्यों भैया, इसमें कितना है, एक मिनट यहाँ पर जो है एक और बढ़ा देते हैं 9 और यहाँ पर मान लीजिए 6 कर देते हैं, ये R3 हो गया। इसमें 3 रो और 2 कॉलम है। किसी भी आव्यूह के ऑर्डर बताने के लिए उसमें नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी उसमें कितने पंक्तियों की संख्या है कितने कॉलम की संख्या, यहाँ पर C1 हो जाता है, ये C2 हो जाता है। ठीक है, इसमें 3 रो और 2 कॉलम है, इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। बात क्लियर हो गया। चलिए तो भैया इनवर्स किसका निकलेगा, तो हमेशा वर्ग आव्यूह का निकलेगा। अब एक सवाल और यहां से बनता है कि क्या हर एक वर्ग आव्यूह का इनवर्स निकलता है। सवाल देखिएगा यहां पर, देखिए यही से माहौल क्रिएट हो जाएगा। क्या हर एक ये क्या लिखा रहा जी, क्या सवाल सभी बच्चे एक जवाब देंगे, क्या हर एक। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि जो हमारा वर्ग आव्यूह नहीं है, जैसे 2x3 ऑर्डर का है, 2x5 ऑर्डर का है, फलाना ढिकाना ऑर्डर का हो, मतलब उसमें नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों की संख्या कॉलम्स के बराबर ना हो, यानी पंक्तियों स्तंभों की संख्या के बराबर ना हो, तो ठीक है उसका कभी भी इनवर्स नहीं निकलता है। सारी चीज क्लियर हो जाएगी। मेरा सवाल है कि किसी ने कहा यार ये लो, ये भैया एक आव्यूह लो, ठीक है बच्चा, 2 यहाँ पर है 7, ठीक है, 2 7 यहाँ पर मान लेते हैं, ये हम 6 मान लेते हैं। ठीक है बच्चा, ये है 18 मान लेते हैं और यहाँ पर भी 6 ही मान लेते हैं। ठीक है, किसी ने कहा ये 2x2 ऑर्डर का एक है वर्ग आव्यूह। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने अभी कहा कि वर्ग आव्यूह का ही इनवर्स निकलेगा। अभी इनवर्स निकालने का भी मतलब बता देंगे क्या होता है। आइडेंटिमेटिक्स आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पूरे ब्रह्मांड के बारे में नहीं सीखना है, बहुत टू द पॉइंट सीखना है। हर चीज़ इसी क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एडजवाइन फिडजवाइन जितना भी अमाउंट पॉइंट सब निकल जाएगा। मतलब तो भैया हम कहेंगे कि इसका भी यानी ठीक है वर्ग आव्यूह तो है, यानी जिसमें नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों की संख्या नंबर ऑफ कॉलम के बराबर तो है, क्योंकि हमने कहा कि इनवर्स निकलेगा, यहाँ पर निकलने की भी संभावना बन रही है, लेकिन ए इनवर्स नहीं निकलेगा। यानी ये जो आव्यूह ए है, हमेशा आव्यूहों को इंग्लिश के जो हमारे 26 अल्फ़ाबेट हैं उसके कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात क्लियर हो गई, तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, ABCD XYZ अपने नाम से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, तो भैया तो किसका इनवर्स निकलेगा, तो ऐसा आव्यूह जिसके डिटरमिनेंट का मान, ठीक है,
जिसके डिटरमिनेंट का मान शून्य नहीं होगा उसी का इन्वर्स निकलेगा। ठीक है बच्चा, ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहीं पर दो शब्द आ जाते हैं, वित्त कर्मणीय आव्यूह और अवित्त कर्मणीय आव्यूह। बहुत इंपॉर्टेंट है वित्त, ठीक है बच्चा, वित्त कर्मणीय आव्यूह, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, वित्त कर्मणीय आव्यूह। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चा, एकदम क्लियर हो जाएगा। और एक होता है अवित्त कर्मणीय आव्यूह, अवित्त कर्मणीय आव्यूह। ठीक है बच्चा, एक इसको बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हर बार आपको मिलेगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। पूरा सेशन ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये चीज़ है। क्या मतलब है भैया? एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका वर्ग नहीं निकलेगा। तो क्या हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का, क्या हर एक वर्ग आव्यूह का इन्वर्स निकलेगा? तो यहाँ पर भी कंडीशन है कि जिसके भी डिटरमिनेंट का मान, ठीक है बच्चा, जिस आव्यूह को आप एज ए इसको डिटरमिनेंट ट्रीट करेंगे जिसके डिटरमिनेंट का मान शून्य नहीं होगा, यानी शून्य को छोड़ को प्लस माइनस फलाना ढिकाना कुछ भी आ जाए, माइनस आ जाए, 1/5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, जीरो नहीं आना चाहिए। जिस भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर उसके डिटरमिनेंट का मान शून्य आ गया उसका इन्वर्स कभी भी नहीं निकलेगा, उसका प्रतिलोम कभी नहीं निकलेगा, यानी इस आव्यूह का इन्वर्स नहीं निकलेगा। मेरी बात समझ आएगी? तो भैया कभी भी किसी मैट्रिक्स का अगर आप इन्वर्स निकालने जा रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का, 200 अभी लाइव होना चाहिए। जबरदस्त सेशन भैया, मजा आने वाला है, एकदम गर्दा मचा देंगे, गर्दा मचा देंगे। बोर्ड एग्जाम में छा जाना भाई, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अरे बुक में कौन सा क्वेश्चन छोड़िए, पहले इसको देखिए, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, अभी देखिए कैसे हम निकाल रहे हैं यहाँ से सब कुछ। यानी कि वित्त कर्मणीय आव्यूह और अवित्त कर्मणीय आव्यूह क्या होते हैं भैया, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, हिंदी में ही देख लीजिए, हिंदी में देख लीजिए। तो वित्त कर्मणीय यानी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट का मान शून्य नहीं होना चाहिए। जिस भी आव्यूह का डिटरमिनेंट का मान शून्य नहीं होगा उसको बोलते हैं वित्त कर्मणीय आव्यूह। और जिस भी डिटरमिनेंट का मान, यानी जिस भी आव्यूह का, आव्यूह को हम एज ए डिटरमिनेंट भी ट्रीट करेंगे तो उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, जिस आव्यूह के सारणिक का मान शून्य हो गया उसको बोलते हैं अवित्त कर्मणीय आव्यूह। और यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया है, जैसे बोल देता है कि ए है भैया, यहाँ पर 4 है, 5 है, 7 है, मान लीजिए 9 है, 1 है, यहाँ पर है लेमडा, यहाँ पर 2 है, 7 है, यहाँ पर मान लेते हैं 3 है। ठीक है, बोल देता है 3x3 ऑर्डर का एक हमारा क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त प्रश्न है। यहीं से सवाल पूरा क्लियर कर देंगे, पूरा चैप्टर भाई यहाँ पर समझ में आ जाएगा अगर इसी को समझ लेंगे। बोलता क्या है, क्वेश्चन देखिएगा कि एक हमारा वर्ग आव्यूह है, क्योंकि 3 रो है, 3 कॉलम है, वर्ग आव्यूह हो गया, काम खत्म। कह रहा है कि आव्यूह ए जो है, ठीक है, आव्यूह ए अव्युत, ठीक है बच्चा, अवित्त कर्मणीय आव्यूह है, वित्त क्रमणीय, ठीक है, क्रमणीय है। ठीक है बच्चा, आव्यूह ए जो कि 3x3 ऑर्डर का एक वर्ग आव्यूह है। तो अखियां मूंद के वर्ग आव्यूह दिख जाए तो तुरंत मत निकाल दीजिएगा उसका इन्वर्स, पहले चेक करना है। अगर आव्यूह, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आव्यूह ए हमारा अवित्त कर्मणीय आव्यूह है तो हमारा लेमडा का मान बताइए। तो क्या करेंगे बच्चा, सवाल एक देखिए बन गया, यहीं से ही 5 नंबर का सवाल बनता है। ठीक है, देखिए कितना सब कुछ निकल के आएगा। क्या है, अभी इन्वर्स निकालना है। देखिएगा, अगर आव्यूह ए हमारा अवित्त कर्मणीय आव्यूह है तो कुछ नहीं करना है, इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ध्यान देखिएगा, यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, डिटरमिनेंट ए का मान शून्य कर दीजिएगा। यानी ये हमारा जब डिटरमिनेंट की तरफ 5, 4, 5, 7,
91। अरे चम जाइए भैया, गर्दा मचा देना है, गर्दा 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 गर्दा। ठीक है, यहाँ पर डिटरमिनेंट का मान 0 कर देंगे। अब कितने बच्चे इसी में हैरान होंगे यार, कभी ध्यान दीजिएगा, आव्यूह को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, ठीक है, और डिटरमिनेंट को इस तरह से। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, इसको अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसी सवालों में क्लियर हो गया। आव्यूह को और सारणी को, ठीक है, सारणी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा, सारणी हमेशा एक न्यूमेरिकल वे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान पड़े, नोट पॉइंट में कर लीजिएगा, यहाँ पर ये नोट पॉइंट में कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? चलिए, नोट पॉइंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं, इस तरह से पूछा जाता है। इसको क्या करेंगे, पहले पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर लीजिए और लेमडा वहाँ से हमारा अननोन रहेगा, निकल जाएगा। बच्चा, जो बच्चे पहली बार शुभम क्लासेस विजिट किए हैं, अरे लाइक कर लेना बचवा, शुभम क्लासेस ही भला करेगा, देखिएगा, बड़ा मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। गर्दा गर्दा गर्दा, बहुत शानदार। आइए, थोड़ा सा आपका 2 मिनट वक्त लेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट। जो बच्चे पहली बार शुभम क्लासेस विजिट किए हैं, थोड़ा सा 10 सेकेंड यार, कोई कहीं नहीं जाएगा। 200 बच्चे होने वाले हैं, वाह भाई वाह, बहुत शानदार यार। आप सभी का सपोर्ट मिले, एक दिन में एक चैप्टर, चाहे जितना टाइम लगे मैं क्लास कवर करा दूंगा। ठीक है, अगर आपको पढ़ाई में कोई डाउट हो रहा है तो निश्चित रूप से एक समाधान निकल के आया है, डाउटनेट। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करिए, क्वेश्चन का फोटो खींचना है, ठीक है, उसको क्रॉप करना है। जैसे आप क्रॉप करके इस पर भेजेंगे, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर। ठीक है, उसी और फ्री में आप अनलिमिटेड दिन भर में चाहे जितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बैठ के सवाल पूछते रहिए। जबरदस्त सेशन है RME प्रश्नों पर। ठीक है, अरे भाई बहुत कुछ बता देंगे, पूरे जीवन भर 1 घंटे में आप उतना रिवीजन नहीं कर पाएंगे। क्लास 6 to 12 किसी भी स्टूडेंट के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान, अदर स्टेट बोर्ड, कोई भी राज्य के छात्र हैं, सबके लिए व्यवस्था है। साथ में आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, तब के लिए भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट की बात हो रही है। और यहाँ पर लाइव क्लासेस भी चल रही हैं इस एप्लीकेशन पर, डाउटनेट पर। और यहाँ पर देखिए, हाईली टेक्नोलॉजी, धीरे 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 चीज़ें हमारी क्या है, बढ़ रही हैं, उससे हम बैक नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, हमारे स्टेट टॉपर भी रहे हैं यहाँ से पढ़ के, और ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, आप यहाँ से देके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकते हैं और उसमें मजबूती ला सकते हैं। आते अपनी चीज़ों पर क्या करें। ये सवाल क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए, तो यानी कि सबसे पहले कोई भी प्रश्न आए तो आप उसका इन्वर्स निकालना हो तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बचवा, बतावा, सबसे पहला काम क्या करवा। ठीक है, सबसे पहला काम ये रहेगा कि उसका डिटरमिनेंट का मान निकाल दीजिए। अब देखिए, मज़ा आ रहा है। ठीक है, इसी सवालों में सब निकल जाएगा, आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने भी आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो एक फार्मूला है, ठीक है, एक सूत्र है। ठीक है, ए इनवर्स का एक फार्मूला है, बस दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है बच्चा, अपान में डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये फार्मूला है इनवर्स निकालने का। यानी कि आप देखिए, इसमें एडजॉइंट भी आ गया। ठीक है, यही इसलिए कहा जाता है कि अगर इसके डिटरमिनेंट का मान यहाँ पर 0 आ गया, मेरी बात समझ आ रही बच्चा, किसी भी अगर 0 आ गया बच्चा यहाँ पर, तो ये चीज़ हमेशा अपरिभाषित हो जाता है। इसीलिए शुरू में हमें चेक करना है कि ये जो अव्यूह दिया है, फार्मूला बैठा लीजिए। अभी एडजॉइंट पे आ रहे हैं, एडजॉइंट क्या है, कभी कभी तो इसी का एडजॉइंट पूछ देगा, ये 5 नंबर में। ठीक है बच्चा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, ये भी अपने आप में सवाल है, ये 8 अंक का प्रश्न है। ठीक है, और सिर्फ अगर एडजॉइंट पूछता है तो 5 नंबर में आएगा। ठीक है, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी में सिखा देंगे। अरे 200 बच्चे लाइव होने वाले हैं भैया, गर्दा 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 गर्दा, बहुत शानदार। अब देखिए, इसका क्या करेंगे, सारणी का मान निकालिए, यानी इसका सारणी का मान निकालिए। और सारणी का मान निकालना तो बहुत आसान है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सापेक्ष क्या कर देते हैं, विस्तार कर देते हैं, पढ़े होंगे, बहुत नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, बहुत नॉर्मल। 1 को ढकते हैं, 1 किस रो किस कॉलम में है, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम में। 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 16 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 3 के 9 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, -3। ठीक है, अरे डिटरमिनेंटवा होता है ना जी, प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कोई दिक्कत।
पहले जगह तो प्लस आ गया, दूसरी जगह माइनस आएगा। अब देखिए, अरे 3 किस रो किस कॉलम में है, फर्स्ट रो इसमें, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा 4 में, 4 हो जाएगा, यहाँ 1 का 3 में होगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब आ जाएगा +3, ये वाला R1 के सापेक्ष, ठीक है। प्रथम, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पंक्ति, ठीक है बच्चा, के सापेक्ष एक सवाल समझ लीजिए विस्तार करने पर, और पूछा भी गया है ये 8 नंबर में, विस्तार करने पर, ठीक है, करने पर कर दीजिए भैया, हमने कर दिया है। 200 नहीं पहुंच रहे हैं, 199 तक पहुंच रहे हैं बच्चा। कोई भी बच्चा, अरे 200 हो गया भैया, 200 बच्चा कौन था यार, 200वां बच्चा कौन था, बहुत 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 धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। 200 और शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा। ब्लैक कैसे लिखते हैं, अरे पूजा कैसे लिखते हैं, ठीक है, गजब गजब गजब, बहुत मजा आ गया। यहाँ पे देखिए 3 किस रो किस कॉलम में है, यहाँ वाला 3, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम उसको डाल, 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा 3 हो जाएगा, और 1 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4। अगर इधरिया मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लगा के करते हैं, और ऐसे होता है, ये हो जाएगा 7 में से 6 जाएगा 1। शुक्र है कि 0 नहीं, 1 आ सकता है, 1/2 आ सकता है, 5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यानी जो डिटरमिनेंट का ए का मान आया 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। भैया 0 पे समस्या था ना, 0 पे समस्या था ना हमें, ठीक है, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं, इसलिए आव्यूह ए, ठीक है बच्चा, आव्यूह ए हमारा किसको बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी इसलिए हमारा आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डिटरमिनेंट का मान शून्य नहीं है। क्लियर हो गया। अब भैया जो फार्मूला है हमारा इनवर्स का, इसमें समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत, तो यानी डिटरमिनेंट को कैसे निकालते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, और जब उसका मान आता है तो उससे हमारा क्या कंक्लूजन होता है। मतलब आप अगर कोई भी डिटरमिनेंट का मान निकाल रहे हैं, ये सपोज करिए लेमडा आ रहा है, ठीक है, तो लेमडा हमारा -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें से 0 आप निकाल दीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ 0 निकाल देंगे तो आपका काम हो जाएगा। यानी -∞ से +∞ कुछ भी आ सकता है डिटरमिनेंट का मान, तो हमारा फार्मूला दिमाग में बैठा लीजिएगा, ए इनवर्स, ठीक है बच्चा, और एडजॉइंट ऑफ आ रहे हैं, एडजॉइंट पे आ रहे हैं, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए, हालांकि डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 आया, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, 1 रख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। कुछ और आना चाहिए था, हालांकि 1 आ गया तो मेरी क्या गलती है, सवाल आया है ये। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, ठीक है, मेरी बात समझिएगा, थोड़ा सा अलग समझ लीजिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक प्रश्नवा में सब कर देंगे क्लियर। जैसे, ठीक है, सपोज करिए आपने एक आव्यूह ए दिया गया, सपोज करिए, ठीक है बच्चा, AIJ 2x2 ऑर्डर का, ठीक है, किसी ने इनवर्स निकाल दिया, ठीक है। अरे भैया क्या हो रहा है, अगर हम पूछें कि आव्यूह ए का इनवर्स निकालिए प्रतिलोम, तो इसका मतलब क्या होता है, क्या एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। हम जैसे बोले 2 का प्रतिलोम निकालिए, गुणात्मक प्रतिलोम, इसका मतलब आप वह संख्या ढूंढिए कि हम, ताकि 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए। आखिर में हमने मान लिया कि x वह संख्या है जिसके साथ 2 का मल्टीप्लाई करने पर 1 आइडेंटिटी आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा x हो जाएगा 1/2, यानी 2 का जो है इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 होगा, ताकि मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए। यहाँ पर क्या मतलब है, 200 बच्चे शुरू से लेकर आखिरी तक बनेंगे, पूरे जीवन भर आपको कभी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा क्या कह रहे हैं, नॉन स्टॉप क्लास चल रही है। अगर आपने माना, ठीक है, माना आव्यूह, समझिएगा, आव्यूह ए का प्रतिलोम, ठीक है बच्चा, आव्यूह ए का प्रतिलोम बी है, किसी ने निकाल दिया, मान लीजिए एकदम स्वामी विवेकानंद है, पूरा ना कैलकुलेशन किए ना कुछ नहीं किए, मान लीजिए किसी ने निकाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने आव्यूह ए का प्रतिलोम आव्यूह, ठीक है, एक चीज़ और दिमाग में बैठा लीजिए, किसी आव्यूह का इनवर्स निकालते हैं तो वो परमाणु बम नहीं आता है, वो हाइड्रोजन बम नहीं बनता है, ठीक है, वो एक आव्यूह ही होता है,
ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि एक आव्यूह दिया है उसका इन्वर्स निकालिए, इसका मतलब आपको एक आव्यूह ही निकालना है जो कि ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, इकाई आव्यूह क्या है, इसको कभी कभी तत्समक आव्यूह भी बोलते हैं। ठीक है भैया, तत्समक आव्यूह का सारा खेल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात हो रही है तो तत्समक आव्यूह होता है 1,1। इसमें इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण के अवयव 1 1 होने चाहिए, बाकी शून्य रहने चाहिए। बहुत शानदार, ठीक है। अगर 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की बात चल रही है तो यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एक सवाल पूरा आव्यूह का काम खत्म। ठीक है, हालांकि ये मिक्स है, डिटरमिनेंट और आव्यूह का मिक्स है। ठीक है, यानी a इंटू बी आप करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, या ठीक है यहाँ पर b इंटू ए भी करेंगे तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। यानी कि जैसे हमारा 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 है तो 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी एक दूसरे की इन्वर्स कहलाएंगे। a का इन्वर्स अगर यहाँ पर b है तो b हमारा a का भी इन्वर्स कहलाएगा, दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम कहलाएंगे। ये हमारा मीनिंग है। मतलब आप आव्यूह a का जो इन्वर्स ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब आप जो है, ठीक है, अगर हम इसको मान लेते हैं जो a इन्वर्स को b मान लें, ठीक है, यानी आप जो ढूंढ रहे हैं, जो निकल के आपका आंसर आएगा a इन्वर्स, अभी देखते हैं क्या होता है। अगर वो सही इन्वर्स है, सही प्रतिलोम है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आव्यूह a और उसका इन्वर्स यानी प्रतिलोम आव्यूह का मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, तत्समक आव्यूह आना चाहिए। ये बात है, ठीक है, आएगा जरूर अगर आपका सारा प्रोसेस। चलिए, तो ये हमारा मतलब हुआ कि आप किसी आव्यूह का यानी एक दिए हुए आव्यूह का वर्ग आव्यूह का, बार बार वर्ग आव्यूह हम भूल जा रहे हैं। ठीक है, अभी 10th क्लास की क्लास थी ना, लगभग उसमें भी 56 मिनट क्लास लिए हैं, तो थोड़ा सा पर एनर्जी में कमी नहीं होना चाहिए। 200 बच्चे लाइव देख रहे हैं तो हौसला कैसे गिर सकता है भाई। जब हम उस समय भी फुल एनर्जी में पढ़ाते थे, जब हमारे पास 10 बच्चे थे एक समय था, आज 200 बच्चे हैं वो, ठीक है। पर घमंड नहीं, कभी भी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, ना मुझे ना आपको। अभी देखिए, और हाँ ठीक है, क्या कह रहे थे भाई, ठीक है, इन्वर्स का मतलब क्या हुआ? तो इन्वर्स का मतलब हुआ कि अगर आप किसी आव्यूह का इन्वर्स निकालते हैं तो उस ओरिजिनल आव्यूह के साथ मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाना चाहिए, तत्समक आव्यूह आ जाना चाहिए। अब आ जाते हैं भैया इन्वर्स वाले फार्मूले पर। अब सारा का सारा खेल जो है एडज्वाइंट का है अपान में डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखिए एडज्वाइंट निकालना है। पहली बात एक चीज और बता देते हैं, परिवर्त आव्यूह। ठीक है, सवाल पे मत जाइए, सवाल तो कभी लग गया होता है। जैसे मानते हैं कि 4 है, 5 है, यहाँ पर 7 है बच्चा, x है, y है, z है, यहाँ पर है अपना नाम रख दीजिए, 1 है, मान लीजिए 2 है। ठीक है बच्चा, ये 3x3 ऑर्डर का है। ठीक है, रुक जाइए, लगातार बोलने से थक जाएंगे, वो मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा समझा के पढ़ेंगे। यहाँ पर कितना था जी, 7 कर देते हैं। ये है बच्चा C1 कॉलम, ये है C2 और ये है हमारा C3, इसमें कोई दिक्कत। यहाँ पर R1, ठीक है, R2, यहाँ पर क्या है R3 है। क्लियर हुआ? एक आव्यूह X है, X Y Z A B C D, मज़ा नहीं आ रहा है तो अपने नाम का मान लीजिए M कर दीजिए। ठीक है, P ही कर देते हैं, P फॉर पूजा। ठीक है, शुरू से जुड़ी हैं। देखिए यहाँ पर एक आव्यूह P है, तो इसमें हम कहें अगर P के पावर T ट्रांसपोज निकालिए, इसको कभी कभी P डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है P का परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसका मतलब होता है कि अगर आप कभी भी किसी आव्यूह का, इसको क्या बोलते हैं, P का परिवर्त आव्यूह यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह, P का परिवर्त आव्यूह यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मतलब होता है कि आप R1 को चेंज कर देंगे C1 के साथ, ठीक है बच्चा, R2 को चेंज कर देंगे C2 के साथ और R3 को चेंज कर देंगे C3 के साथ। तो अगर हम कभी एक आव्यूह दे दें और पूछें कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, जो R1 को है ना बच्चा, उस C1 पे कर देना है। 4 5 7 इसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर x y z, ठीक है, 1 1 2।
ठीक है, ऑर्डर हमारा वही है, अगर वर्ग आव्यूह है तो परिवर्त आव्यूह का जो ऑर्डर होगा, जो कोटि होगा, वही आता है। क्लियर हो गया? हो, परिवर्त आव्यूह निकालने आ गया, इसमें कोई अलग से जानना है। अब आ जाते हैं एडज्वाइंट निकालना। ठीक है बच्चा, एडज्वाइंट निकालने के लिए एक सह कोफैक्टर में सहगुणन क्या बोलते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं यहाँ पर, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स, थोड़ा इसका हिंदी देखिएगा बच्चा, क्या बोलते हैं, सहखंडज आव्यूह। हाँ याद आ गया, इसको बोलते हैं सहखंडज आव्यूह, सहखंडज आव्यूह, ये निकालते हैं। ठीक है बच्चा, कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, ये निकालना पड़ेगा एडज्वाइंट निकालने के लिए। क्यों निकालेंगे भैया एडज्वाइंट? क्योंकि हमारा फार्मूला जो है, एक ही सवाल से सब क्लियर हो जाएगा। फार्मूला साइड में लिखे रहिए, ए इनवर्स जो है हमारा क्या है, एडज्वाइंट ऑफ ए अपान में डिटरमिनेंट ऑफ ए। सिर्फ इसी सवाल को मत सोचिए, हमने बहुत कुछ बता दिया है इसमें, सिर्फ इस सवाल को अगर ध्यान में रख के सोचेंगे तब दिक्कत है। सहखंडज आव्यूह निकालना है। अरे भैया अपने आप में एक सवाल है, सहखंडज नहीं जी, सहखंड आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, सहखंड आव्यूह, सहखंड आव्यूह क्या होता है, इसको बोलते हैं सी। ठीक है, कैसे निकलता है, C11, C12, C13। ठीक है, ये सबसे बोरिंग काम है और इसको निकालना ही पड़ेगा, C22, C23। ठीक है बच्चा, यहाँ पर C31, C32, यहाँ पर हो जाता है C33। अब सारा का सारा खेल आपको C11, C12, C13, C21, ठीक है, ये निकालना है। जब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी सहखंड आव्यूह बोलते हैं, हिंदी में सहखंड, कोफैक्टर मैट्रिक्स, सहखंड आव्यूह निकल जाता है, उसके बाद आप क्या करते हैं बच्चा, ध्यान से देखिएगा, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, समझिएगा। जब ये हमारा C निकल जाता है, अभी हम बताएंगे कैसे C11 आएगा, ये सब अभी तो चर्चा करेंगे ना, चर्चा करेंगे इस पे, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन 8 नंबर के लिए भी काम है। तो जब इसका ट्रांसपोज करते हैं ना, C के पावर T यानी C डैश, ठीक है, मतलब क्लियर हुआ, मतलब हमारा जो C11 है, ठीक है बच्चा, C11 है, ये C12 है, और यहाँ पर C13 कर देंगे। ठीक है, ये C2 को, ये दूसरा जो है, ठीक है, दूसरा रो को हम यहाँ पर कॉलम पे कर देंगे, यानी C21, C22, यहाँ पर C23, यहाँ पर हो जाएगा C31, C32, यहाँ पर C33। ठीक है, ये जो निकल के आएगा ना, ये C के पावर T यानी जो ट्रांसपोज किए, यानी सहखंड जो आव्यूह निकाले हैं C, ठीक है, जो आप इसका जब ट्रांसपोज करेंगे, यह जो आव्यूह आएगा वह सहखंडज आव्यूह होगा, सहखंडज आव्यूह होगा, सहखंडज आव्यूह होगा। इसी को बोलते हैं एडज्वाइंट ऑफ ए। ठीक है, ये इंग्लिश में बोलते हैं एडज्वाइंट ऑफ ए। किसका, जो सहखंडज आव्यूह निकल के आएगा, किसका, ए का। ठीक है, और यहाँ पे तो हमें चाहिए, तो समझ में आ गया। अब सारा का सारा खेल किसका है, C11 का, C12 का, C13 का, यानी कि आप इसी में सीख रहे हैं, अलग से आपको नहीं सिखाना है कि सहखंड आव्यूह कैसे निकाला जाता है, फिर ट्रांसपोज कैसे करते हैं, हमने इसी सवाल के माध्यम से हमने सिखा दिया। ठीक है, बस रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकल के आ जाता है। सहखंड आव्यूह समझ में आ गया। सहखंड और सहखंडज ये दो अलग अलग शब्द हैं, ठीक है, एक का नहीं है बच्चा। सहखंड आव्यूह यानी C, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोफैक्टर मैट्रिक्स, और सहखंडज आव्यूह यानी जब ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है, यानी ये R1 है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये R2 है, ये हमारा R3 है। कितने बच्चे इसी को कह देते हैं सहखंडज आव्यूह, इसी को बोल देते हैं एडज्वाइंट। ठीक है, ट्रांसपोज नहीं करते हैं तो गड़बड़ा जाता है। कभी कभी सवाल ट्रांसपोज यही निकालने के लिए दे देता है, एडज्वाइंट निकालने के लिए दे देता है, इसमें सब कुछ सीख रहे हैं। क्लियर हो गया। तो हमेशा जब ट्रांसपोज करेंगे, ये जो हमारा आव्यूह आएगा ये हमारा एडज्वाइंट नहीं होगा, जब उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये जो निकल के आएगा ये हमारा सहखंडज आव्यूह होगा, और यहाँ पर सहखंडज आव्यूह की ज़रूरत है।
सिर्फ उसी की ज़रूरत है, हमारा इन्वर्स निकल जाएगा बच्चों। हाँ या ना समझिए, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे। बहुत हो गया भैया कथा कहानी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अपना पीठ थपथपा लीजिए भैया, इतना देर तक रह पाना भी बड़ी बात है, ठीक है, सबके बस की बात नहीं। अगर आपके अंदर धैर्य है कुछ करने का, कुछ अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए भैया, तो कुछ तो जलाना पड़ेगा, ठीक है। मेरा भी मन होता है कि मैं आराम से रहूं, लेकिन हमें अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, खुद का करना है, अपने गांव का करना है, अपने लोगों का करना है, हमसे जुड़े हुए हर व्यक्ति का सपना पूरा करना है कि हम कुछ कर पाएँ अपने जीवन में। तभी हम भी यहाँ मेहनत कर रहे हैं, हम भी आराम से चैन की रोटी खा के सोते, क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखें, ठीक है, जो डिटरमिनेंट का सिंबल है वो ध्यान देने वाली बात है। प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो पहले चलिए आप सारा का सारा खेल आप समझ में आ गया। पहली बात है इसका इन्वर्स पॉसिबल है, उस शुरू में हमें चेक करना है। C11, ठीक है बच्चा, निकालेंगे। थोड़ा बोरिंग काम है ये, थोड़ा बोरिंग है लेकिन ज़रूरत है। इसमें कैसे क्या करते हैं, 1 और 1 को जोड़ देंगे। अगर 2 जोड़ने पे सम आएगा तो यहाँ पर प्लस रहेगा, जोड़ने पे माइनस आएगा तो जोड़ने पे अगर विषम आएगा तो माइनस लगेगा। C11 इसका मतलब होता है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढकेंगे तो जो हमारा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हमारा एक डिटरमिनेंट आएगा 4 3, यहाँ पर 3 4 उसको लिख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि गलत ना हो तो आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, तब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर C12 इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 एक विषम संख्या है, बगल में माइनस कर लीजिए। अब देखिए एक डिटरमिनेंट बना लीजिए। C12 को 1 रो को रिप्रेजेंट करता है, 2 हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। 1 2 यानी 1 रो और दूसरा कॉलम ढकेंगे, क्या बच रहा है 1 3 1 4, 1 3 1 4। फटाफट लिखिए, सारे बच्चे लिखें। अब कॉमा, अभी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर C13, अरे 1 और 3 को जोड़ेंगे क्या होगा, इसके हिसाब से भी चल सकते हैं, प्लस माइनस प्लस। यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस रहेगा, प्लस को लिखते नहीं है। अगर आप ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़रूरी है बच्चा। अक्सर गलत हो जाता है, भुला जाते हैं बच्चे और एकदम लीपा पोती आंसर। गणित में तो प्लस माइनस का महत्व तो बहुत जगरा है, ठीक है, जबरा है, ठीक है, जबरा का मतलब ज़बरदस्त है। अरे हमारी बैटरी 1% बची है जी। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे भाई सेशन कैसा लग रहा है, आप सभी का प्यार मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। अरे पढ़ते रहिए, हम हैं ना, हम हैं ना सब। यहाँ पर C13 क्या है भैया, फर्स्ट और थर्ड कॉलम में ढकेंगे, क्या दिखेगा, अरे फर्स्ट और थर्ड कॉलम, कपिया पे कलमिया से करिए। 1 4 1 3 1 4 1 3, हमें देखेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसको अभी सॉल्व भी किया जाएगा। अब देखिए फटाफट हम करेंगे, ठीक है बच्चा। C21 यहाँ पर प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम ढकेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम 3 3 3 4 3 3 3 4, बोलिए हाँ या ना। यहाँ पर क्या है बच्चा, C2 2, 2 और 2 को जोड़ेंगे भैया 4 आएगा। 4 एक विषम सम संख्या है, सम संख्या है तो दूसरा वो क्या है, या बगल में प्लस रहेगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम 1 3 1 4 1 3 1 4 बचेगा। भाई सॉल्व नहीं हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। C23 यही निकालने में लोग जोड़ जाता है, माइनस होगा बगल में, इससे भी चल सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इससे भी चल सकते हैं। C23 दूसरा रो और तीसरा कॉलम, अरे दूसरा रो तीसरा कॉलम कपिए पे कलमिया से ढकिए, जो दिख रहा है वही लिख दीजिए, 1 3 1 3। अरे लिख दीजिए बच्चा 1 3 1 3, इसमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, अरे भैया 3 ठोर निकालना है। लगातार बोलने से पूरा आबयू का काम खत्म कर देंगे आज ही। 10th क्लास लाइव ले लो सर, हाँ पूरा चैप्टर कवर कर देंगे, घबराइए मत।
देखिए भाई, देखिए इसमें पढ़ने वाले भी बच्चे हैं। अरे 500 लाइव तो अभी तुरंत हो जाना चाहिए। देखिए चलिए, बार बार नहीं कहेंगे। C31 निकालिए फटाफट। 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 होगा। 4 एक सम संख्या है, बगल में प्लस हो जाएगा, काम खत्म। तीसरा रो और पहला कॉलम ढक दीजिए। अरे तीसरा ढक दीजिए, पहला ढक दीजिए। 3 3 4 3 दिख रहा है, 3 3, ठीक है, 4 3। अरे भैया इसीलिए 8 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर C3 2, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है। 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 होगा। 5 एक विषम संख्या, विषम आएगा तो माइनस रहेगा। तीसरा रो और दूसरा कॉलम, अरे भैया तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 3 और 1 3 रहेगा, कोई दिक्कत। अरे आखिरी है, घबराइए मत, C33, ठीक है। हम तो उतना समझाने में समय लगा है ना, जब आप करेंगे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। C33 यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम। अरे तीसरा रो और तीसरा कॉलम ढकेंगे तो 1 3 1 4 दिख रहा है ना, 1 3 और 1 4, ये हमारा। अब ये 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सबसे आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं है गणित में, ठीक है। गणित में इससे आसान कुछ भी नहीं है बच्चा। चलिए सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अरे भैया ये क्या होगा चलिए इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा 4 चौको 16, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप साइड में रफ कार्य कर सकते हैं। 4 चौको 16, 4 का 4 मल्टीप्लाई 16, 3 3 9, 16 से 9 जाएगा 7, 7 आएगा। कैलकुलेट करिए। C12 4 एकम 4, बगलिए में माइनस है, कितना आएगा जी, कितना आएगा 4 - 3 करेंगे 1 आ जाएगा, लेकिन बगलिए में माइनस चिपका है तो -1 आ जाएगा। कितने लोग भुला जाते हैं इसी को, ठीक है। अरे इसको सॉल्व करिए भैया। 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 करेंगे, माइनस लगा -1 आएगा। इसमें कोई दिक्कत है? देखिए कितना आसानी से हो रहा है, गलती होने का चांसेस नहीं होगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बहुत, ठीक है। अगर समस्या हो रही तो आप साइड में भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तो माइनस है, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 12 होगा, माइनस लगा के 9, 12 में से 9 जाएगा 3, बगलिए माइनस तो -3, ठीक है। ये है कॉमा। C22 थोड़ा सा स्पेस बना के रखेंगे, ठीक है, थोड़ा स्पेस बना के रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कॉमा है। 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, -1 का 3 में, ये तो 1 आएगा जी, कोई दिक्कत है क्या? ये C23 है, इसको सॉल्व कर लीजिए। हरे बगलिए में माइनस से घबरा ना जाए, 3 का 3 में माइनस लगाएगी तो 0 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करिए। 3 3 9, 4 3 12, 9 में से -12 -3, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और C33 कितना आ जाएगा भैया? अरे 1 का 3 में करेंगे -3, 0 आए, ठीक है। ये गलत नहीं होना चाहिए। 3 3 का करेंगे, 1 में 4 का करेंगे 4 -3, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये सारे नंबर गड़बड़ नहीं होने चाहिए। ये 1 है, ये 0 है बच्चा, ये 0 है, ये 1 है। अगर ये निकालने में गड़बड़ कर दिए तो आपका इन्वर्स भी गलत आएगा, आपका सहखंडज आव्यूह गलत हो गया, इन्वर्स गलत हो जाएगा। अरे बचवा याद है XYZ का मान भी निकालना होता है, वो भी गड़बड़ा जाएगा। आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पर क्लियर कर देंगे भैया। आपको क्या करना है, बस आपको देखना है ध्यान से, ठीक है, देखना है। ये क्या बना है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा, सहखंडज नहीं है, सहखंड, इसको आप मान लीजिए, ठीक है, माना सहखंड, खंडज मत लगा दीजिए, सहखंड आव्यूह, ठीक है बच्चा, सहखंड आव्यूह C है, ठीक है। C हमारा क्या है, ये जो आप सब निकाले हैं वो इसे रखना है, C11 C12 एकदम अच्छे से समझ लीजिए, C13। अरे यही सारा का सारा काम जो है XYZ निकालने में करते हैं। 3 इक्वेशन 3 अननोन, थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। C21 है बच्चा, C22 है, C23 है बच्चा, यहाँ पर C31 है, C32 है, यहाँ पर C33 है, ठीक है, ठीक है,
ओहो, चलिए आगे सॉल्व करिए, आगे सॉल्व करिए। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू आप निकालें सब रख दीजिए। ये सहखंड आव्यूह है रे बच्चा, जो नहीं लगा है सहखंड लिख देंगे तो पूरा का पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा रे। ठीक है, C11 कितना आया है 7 लिखिए, C12 कितना आया है -1 लिखिए, ये कितना है -1 कोई दिक्कत नहीं, ये -3 1 0। ठीक है बच्चा, -3 1 है 0 है, ये -3 0 1। ठीक है बच्चा, -3 0 1। अरे ये सहखंड आव्यूह आया है। ठीक है, अब जी देखिए, इसीलिए ठीक है, काम हो गया। अरे भैया एक सवाल जरूर लगा है लेकिन पूरा तो समझ में, अभी बहुत कुछ बता देंगे अभी। इसलिए सहखंडज आव्यूह। ठीक है, ठीक है, इसलिए यहां पर लिखना है, इसलिए ए का सहखंडज आव्यूह। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते, एडजॉइंट ऑफ ए, इंग्लिश में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो जो आपने सी निकाला है उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ठीक है, यानी 7 -1 पहले रो में है, नेट रुक रहा है क्या जी, नहीं रुकेगा, शानदार। 7 -1 जो सोया है उसको जगा दीजिए, जो जगह है थोड़ा सा कुछ देर के लिए लेटा दीजिए, -3 1 0, ये हो जाएगा -3 0 1, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। बोलिए हाँ या ना। अब जो है ये बताइए, ठीक है, एक सवाल तो अपने आप में हो गया, ये 5 नंबर का हो गया। ठीक है, ये सवाल 5 नंबर का हो गया। ध्यान दीजिएगा क्या क्या पूछेगा, कि ये जो आव्यूह ए दिया था शुरू में, ठीक है, जो क्वेश्चन था 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, ये पूछ के, ठीक है बच्चा, एडजॉइंट ऑफ ए पूछ दे। अगर एडजॉइंट पूछे तो आपको डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, यानी उस आव्यूह के डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है। बोलिए हाँ या ना। सीधे हम C11 C12 एकदम डायरेक्ट यहीं पर आ जाएंगे, किसी कोई शक नहीं। यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एक सवाल ऐसे पूछ सकता है तो यहाँ पर हो गया आंसर। ठीक है, अगर ये नहीं पूछ सकता है तो अगर इनवर्स पूछेगा, ए इनवर्स हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपान में डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी कि अक्सर ठीक है, लोगों को बीच में झगड़ा होता है, पिक्चरों में आप देखते होंगे, ठीक है, अक्सर कि क्या बोलते हैं कि तुम्हें अगर ऐसा करना है तो मेरे लाश से होके गुजरना पड़ता, नहीं बात बात में आदमी बोलते हैं। ठीक है, तुम्हें अगर एक घर छोड़ के जा रहे हो तो तुम्हें मेरी लाश से होके गुजरना पड़ेगा, मतलब मेरा मरा हुआ मुंह दे, इस तरह से नहीं होता, लोग धमकाते। मतलब है कि अगर आपको ए इनवर्स के पास पहुंचना है, किसी भी दिए हुए आव्यूह का इनवर्स निकालना है, ठीक है, तो आप एडजॉइंट के रास्ते होते हुए आप इनवर्स के पास पहुंचेंगे। कभी भी किसी भी आव्यूह का एडजॉइंट यानी सहखंडज आव्यूह निकाले बिना आप उसका इनवर्स नहीं निकालते। क्यों फोकस कर रहे हैं बार बार, क्योंकि सवाल आता है। क्यों इस चीज को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सवाल आता है बच्चा। डिटरमिनेंट मैंने अविकर्मणीय विकर्मणीय आव्यूह को भी डिस्कस किया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को भी डिस्कस किया, कोफैक्टर मैट्रिक्स यानी सहखंड आव्यूह को भी डिस्कस किया। आपको लग रहा होगा कि 1 घंटा में तो अभी ये इनवर्स नहीं निकला। अरे बच्चा बहुत कुछ तो डिस्कस किए हैं। ठीक है, अभी देखिए, अभी इंटरेस्टिंग है, आ तो गया आंसर। ठीक है, तो हमको तो इनवर्स ही पूछा है ना, तो इनवर्स पूछा है, देखिएगा इनवर्स पूछा है तो निकल तो गया, फार्मूले पर रख देते हैं। ठीक है, इसलिए ए इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, ये कितना था, एडजॉइंट कितना था भाई 7। ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद -3, ठीक है, -1 1 0, ठीक है बच्चा, -1 0 और 1। ठीक है, ये चीज आया। आपान में डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ का मान 1 आया। अरे इत्तेफाक से 1 आ गया। ठीक है, अगर ये 1 नहीं होता, यही
अब ध्यान से देखिएगा, ये 1 आ गया सपोज करिए, ठीक है। तो कोई हमारा 1 से क्या होता है कि अब देखिए यहीं पर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो गया। अगर ध्यान दीजिएगा कोई भी आव्यूह है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 है, 5 है, यहाँ पर 7 है, 8 है, यहीं से ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें एक कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अब इसी से क्लियर निकल के आएगा, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जीरो को छोड़ के। यानी अगर इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी हमारा जो आव्यूह है 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, तो ये जो k होता है ना, वो इसके हर एक अवयव में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है किसका, आव्यूह को, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 इंटू के, 5 इंटू के, कितने बच्चे फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करके भुला जाते हैं, चले जाते हैं कहीं, नहीं रे बच्चा, यहाँ पर देखिए 7 के ये हर जगह हो जाएगा 8 के, जबकि डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया। अगर आप 1/k कर रहे हैं, देखिए इसका मतलब क्या है कि आप जो हमारा आव्यूह ओरिजिनल है a, उसमें आप k से भाग दे रहे हैं, मतलब यही हुआ ना। अगर ऐसे ना लिखा जाए, अगर हम ऐसे कर दें a/k, जीरो को छोड़ के, अरे यहाँ जीरो करेंगे तो सब कुछ जीरो कर देगा, जीरो से भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। हमारा मोबाइलियो बैठ गया जी, ओहो, ठीक है। कमेंट हम नहीं देख पा रहे हैं, काफ़ी दूर है, खैर कोई बात नहीं, कमेंट्स में क्या जाता है, चीज़ों को सीखिए। इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो हमारा आव्यूह a है ओरिजिनल, उसमें k का हर जगह डिवाइड हो जाएगा, हर एक अवयव में डिवाइड हो जाएगा। यानी 4/k, यहाँ पर हो जाएगा 5/k, ठीक है, यहाँ पर 7/k और 8/k, ठीक है। यही चीज़ हम बताना चाह रहे थे। अगर हमारा k इत्तेफाक से 1 हो जाए तो यहाँ पर हर जगह जहाँ जहाँ k है, ठीक है बच्चा, अगर इत्तेफाक से हमारा जो k हमारा 1 हो जाए, तो यानी 4 को आप 1 से डिवाइड करेंगे, 5 को हमारा 1 से डिवाइड करेंगे, 7 का 1 से डिवाइड करेंगे, 8 का हमारा 1 से डिवाइड करेंगे, तो आप पता है कि 1 से डिवाइड करने में कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं। 4, 5, 7, 8 एकदम लाजवाब क्लास है भाई, एकदम लल्लन टॉप। तो यही चीज़ यहाँ पर हुआ है, यानी जो डिटरमिनेंट का मान था जो कि 1 आया है, अब 1 जो है हर जगह डिवाइड होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डिटरमिनेंट का मान शुरू में जो हम निकाले थे, ध्यान दीजिएगा बच्चा, एक बार हम दिखा देते हैं सारे बच्चों को, अरे एकदम दिमाग में फिट कर देंगे रे बच्चा, पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, ठीक है। बस 1-2 क्वेश्चन जाके और प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे हमने शुरू में निकाला था डिटरमिनेंट का मान 1 आ गया था, अगर ये 2 आता तो, मेरी बात समझिएगा, सपोज करिए 1 तो आ गया, ठीक है। यहाँ पर सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कैसे आज का क्लास कैसा है, फुल एनर्जी के साथ। मेरे को कमेंट ही नहीं दिख पा रहा जी, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है, एक आध क्लास और ले लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज करिए, ठीक है, माना एक इसी में क्लियर कर लीजिए, माना अगर सपोज करिए कि आपने डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, 2 आता, ठीक है, तो ये जो 2 होता है, ये 2 क्या होता है, हर जगह डिवाइड होता है। मेरी बात समझ में आ रही है, यानी ये जो आव्यूह a का प्रत्येक अवयव है उसमें हर जगह 2 से डिवाइड हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है, जैसे 7/2 -3/2 -3, आप ये भी सीख गए कि किसी आव्यूह में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसमें हर एक अवयव में वह या तो मल्टीप्लाई हो जाता है या डिवाइड हो जाता है। ये बात क्लियर हो गया। अगर ये 2 होता, सपोज करिए यहाँ पर 2, ठीक है बच्चा, एक समझाने के लिए, हालांकि 1 है तो 1 पे समझना, ये समझा दिए। जैसे मान लीजिए 2 होता है, यहाँ पर ये 2 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये 0 है, ये हमारा ऊपर आव्यूह है, उसमें 2 से भाग देना। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, भाग देना, यानी 2 का हर जगह डिवाइड होगा। क्लियर हो गया, तो 2 तो है नहीं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा 1, तो यानी हमारा जो इनवर्स आया 7 -3 -3, ठीक है, -1 1 0 -1 0 और 1, यानी जो हमारा क्वेश्चन था शुरू में उसका ये प्रतिलोम निकल के आया है। जरा बताइए हमारा आव्यूह a क्या था। अरे अभी नहीं खत्म हुआ,
अभी जो असली चीज बता रहे हैं वो तो अब आएगा, ठीक है। मजा आ जाएगा बच्चा, पूरे जीवन भर नहीं भूलेगा, भूलना भी चाहोगे तब भी। एक बार सोचो कि दिमाग से निकल जाए तो नहीं निकलेगा, ठीक है, परेशान हो जाएंगे। अब आपको चेक करना है कि हमने जो डिफिनीशन बताया था कि आव्यूह क्या था बच्चा, जो हमारा आव्यूह ए था जिसका हमने इनवर्स निकाला वो था 1 3 3 1 4 3, ठीक है। कुछ भी हम रट के नहीं आते, कॉन्सेप्ट बन रही है, मान लीजिए आव्यूह, इसी का नाम इनवर्स निकाले हैं। ये पूरा जो ताम झाम किए हैं, इतना देर से हम भी गला फाड़ रहे हैं। अगर आपका ये ए इनवर्स सही होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आप निश्चित रूप से ए का अगर ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वह जो है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आना चाहिए, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, वह आव्यूह जिसके, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी आप देखेंगे जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डलवा दिए हैं, या प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। आव्यूह के प्रकार क्या हैं, बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक, उसको भी डिस्कस कर देंगे। किताब उठा के देखेंगे तो समझ में आएगा, बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। यानी मुख्य विकर्ण के अवयव, ठीक है, मेन डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो, बाकी सब शून्य होते हैं, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम 1 1। अगर ये 2 2 हो जाए तो इसको बोलते हैं अदिश आव्यूह, ठीक है। अगर ये 2 2 2 हो जाए तो इसको बोलते हैं अदिश आव्यूह। अगर ये एलिमेंट 2 है, ये 3 है, 5 है, कोई भी आव्यूह अगर इसके मुख्य x 0 0 0 यहाँ पर y है, 0 0 0 यहाँ पर सपोज करिए z है, अगर देखिए इसी में क्लियर हो गया, कोई भी ऐसा आव्यूह है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव का मान कुछ न कुछ हो, बाकी सब शून्य हो, इस प्रकार के आव्यूह, यहाँ पर तीनों अलग अलग है। यहाँ पर जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं क्या बच्चा, अलग अलग है, इसको बोलते हैं, इस प्रकार के आव्यूह को विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह, ठीक है। इस प्रकार के आव्यूह को क्या बोलते हैं बच्चा, विकर्ण आव्यूह, ठीक है, विकर्ण आव्यूह। क्लियर हुआ, चलिए एक आव्यूह का प्रकार भी क्लियर हो गया। अरे बच्चा अगर मान लीजिए बी एक बी है, अगर x 0 0 0 x 0 0 0 x, अरे भैया इसमें और इसमें अंतर है, इसमें सारे एलिमेंट अलग अलग थे लेकिन बाकी सारे 0 0 थे, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट, इसको विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। अब क्या हुआ कि इसमें सारे एलिमेंट समान हो गए, इसको बोलते हैं अदिश आव्यूह, अलग से समझने की जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं अदिश आव्यूह। जैसे 2 2 2 हो जाए, इसको बोलते हैं अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स पूरे आव्यूह को खा जाएंगे, आज पूरा खत्म कर देंगे। शुभम क्लासेस में सबसे तगड़ा क्लास लेने वाले हैं, अभी थोड़ा सा माहौल बन जाए, सारे बच्चे आ जाएं। अब देखिए ये x x ना होके अगर 1 1 हो जाए, 1 0 0 0 0 1, तो ये हमारा हो जाता है तत्समक आव्यूह, ठीक है बच्चा, तत्समक आव्यूह यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है बच्चा, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स अदिश यानी स्केलर मैट्रिक्स है, हर एक अदिश आव्यूह जो है विकर्ण आव्यूह है, ठीक है। लेकिन हर एक विकर्ण आव्यूह हमारा ना तो अदिश आव्यूह है ना ही वो तत्समक आव्यूह है, ये स्पेशल केस होता हुआ है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया, वर्ग आव्यूह भी क्लियर हो गया है। वर्ग आव्यूह क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं। अब देखते हैं, थोड़ा वेरीफाई कर लें भैया, ठीक है, जो हमने ये ए इनवर्स निकाला है ये सही है कि नहीं, ठीक है, और ये सही है कि नहीं। अब क्या करना है, अरे दो आव्यूह हैं भैया, दो आव्यूहों का मल्टीप्लाई कैसे होता है। अब यहाँ पर आपको हम ये भी सिखा देंगे कि दो आव्यूहों का मल्टीप्लाई कैसे होता है। देखिए इसी सवाल में सब है, हम चेक, आपको इनवर्स तक ही चेक करना है। हम ये देख रहे हैं कि अगर आपका ये जो ए इनवर्स निकाले हैं यानी आव्यूह ए का जो प्रतिलोम आव्यूह निकालें, अगर वो सही होगा तो मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आना चाहिए। यही तो डिफिनीशन है आव्यूह इनवर्स का, इनवर्स मैट्रिक्स का, यही डिफिनीशन है, ठीक है। अरे हम मोबाइल गड़बड़ा गया जी, ठीक है। ओह 7वें का
7 -3 -3 -1 1 0 -1 0। देखिए अगर ये इन्वर्स मेरा सही होगा ना तो एकदम सटीक आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पर। अब देखिए आप भी ए है, क्या है भैया, उसको लिख लीजिए 1 3 3। अब देखिए 1 4 3 1 3 4, ये हमारा ए है और ये हमारा ए इन्वर्स। ए इन्वर्स क्या है भैया, 7 है -3 है। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि दो आव्यूहों का गुणा कैसे होता है। ठीक है, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। -1 1 0 इसी सवाल में -1 0 0 1। ठीक है, ये यानी कि आपको, ठीक है, तो नोट पॉइंट कर लीजिए, यहीं पर नोट पॉइंट करिए, नोट पॉइंट करिए, नोट पॉइंट। अरे एक सवाल है भैया, ये सवाल नहीं बवाल है, सवाल नहीं क्या है, बवाल है। आव्यूहों का गुणा, ठीक है बच्चा, आव्यूहों का गुणा, आव्यूहों का गुणा जो है हमेशा, ठीक है, नोट करिए, हमेशा रो टू कॉलम होता है। ठीक है बच्चा, रो टू कॉलम होता है, यानी कि हमेशा पंक्ति से, ठीक है बच्चा, अरे पंक्ति से स्तंभ की तरफ, पंक्ति से स्तंभ की तरफ होता है। अब ये क्या बवाल है, अरे बस इतना लिख दिए तो हो गया। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए, अब क्या मतलब है इसका। ठीक है, नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट जा रहे हैं थोड़ा, हमारा मोबाइल ये डिस्चार्ज हो गया ना जी, आप लोग का भी हो जाता है। अब देखिए यहाँ से फिर एक कंक्लूजन आता है, थोड़ा समझिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर कभी भी यहाँ पर, तो ये पहला जो आव्यूह ए है 3 क्रॉस, अरे भैया क्या हो गया, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, यहाँ पर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। कभी भी अगर दो आव्यूह दी, यहाँ पर एक आव्यूह इस तरह से है, ठीक है, ए आई जे, मान लीजिए यहाँ पर m क्रॉस n ऑर्डर का है, एक आव्यूह b है, सपोज करिए इसके एलिमेंट b आई जे, और सपोज करिए यहाँ पर इसका ऑर्डर है, ठीक है, p क्रॉस m ऑर्डर का। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, यानी इसमें m रो और n कॉलम है, और एक आव्यूह b है, इसका ऑर्डर p क्रॉस m है, यानी उसमें नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों की संख्या p है, स्तंभों की संख्या m है। तो किसी ने कहा कि यार आव्यूह a का b करिए, यानी जो आप अभी एक एग्जाम्पल के लिए करें, तो एक चीज़ दिमाग में बैठा लेना है कि हमेशा कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी दो आव्यूह हमेशा आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। अरे भैया इस संख्या नहीं है रे बचवा, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करिए तो 6 आ जाएगा, चाहे 3 का 2 में करिए तो 6 आ जाएगा, वो ऐसा मल्टीप्लाई नहीं है। यहाँ पर आपको चेक करना पड़ता है, यानी दो दिए हुए दो दिए हुए आव्यूह का हमेशा मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होता है। कब होता है, अगर ए का बी में कर रहे हैं, तो जो आव्यूह ए का जो ऑर्डर है, ध्यान दीजिएगा, m क्रॉस n है, इसका ऑर्डर क्या है बच्चा, p क्रॉस m है। अगर ये बीच वाला नंबर बराबर नहीं है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर ये बीच वाला नंबर बराबर नहीं है, यहाँ पर देखिए n बराबर नहीं है p के, तो यानी a इंटू बी हमारा कभी पॉसिबल नहीं होगा, a और b का मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। ठीक है, तो पीसी ने कहा यार कि अगर a और b का नहीं हुआ तो क्या जरा b का a में करके देखिए, वो भुला जाइए, x इंटू वाई बराबर होता है y इंटू एक्स। अरे भैया वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़। आव्यूह में ऐसा नहीं होता है कि आप a का b में मल्टीप्लाई करिए और b का a में करिए, हमेशा संभव नहीं होता है, ये अलग अलग आता है। ठीक है, अगर विकर्ण आव्यूह नहीं है तो मेरी बात समझाइए, एकदम गर्दा 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 भैया गला बैठ गया, लेकिन छोड़ेंगे नहीं पीछा। अब देखिए, तो किसी ने कहा यार जरा ए का बी में तो नहीं हो रहा है, जरा चेक करिए कि बी का ए में होगा क्या। तो जो बी का ऑर्डर है, बी का ऑर्डर क्या है बच्चा, वो p क्रॉस m है, ठीक है, और जो a है ये बाद में लिखा है, तो a का ऑर्डर क्या है, वो m क्रॉस n है, यानी यहाँ पर जो ऑर्डर है p क्रॉस m पहले लिख लीजिए, m क्रॉस n लिख लीजिए। अगर यहाँ पर आप साफ साफ दिख रहा है बच्चा कि जो बीच वाला नंबर है वो बराबर है, ये
अगर बीच वाला नंबर बराबर हो गया तो b इंटू ए पॉसिबल है। यानी कि आपने यहीं पर देखा कि ए का b में गुणा नहीं संभव है, जबकि b का a में संभव है। ठीक है, लेकिन यह समस्या खत्म हो जाती है कि अगर a जो है बच्चा, ठीक है, ये 2x2 ऑर्डर का है, b जो है अगर 2x2 ऑर्डर का है, ठीक है, तो यहां पर a और b, ठीक है, और b a भी पॉसिबल होगा। ठीक है, a का b में मल्टीप्लाई भी संभव है और b का a में। अरे बराबर मत कर दीजिएगा, इसको बराबर नहीं करना है। हम तो अभी ये चेक कर रहे हैं कि अरे a का गुणा b में हो पाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर बराबर होगा। अगर 3x3 ऑर्डर का है, ये भी 3x3 ऑर्डर का है, तो a का b में भी गुणा संभव है और b का a में भी संभव है। ठीक है, ये चीज़ यानी दो आव्यूहों का गुणा कब पॉसिबल है वो क्लियर हो गया। ठीक है, इत्तेफाक से देखिएगा, इत्तेफाक से अगर गुणा पॉसिबल है, अगर मल्टीप्लाई पॉसिबल है बच्चा, तो हमेशा जो मल्टीप्लाई होगा वो रो टू कॉलम होगा, यानी रो को उठा के आप कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमें मल्टीप्लाई करना है वो ये है। ठीक है बच्चा, रो टू कॉलम क्लियर हो गया। अब कल कैसे मल्टीप्लाई होगा, चलिए इसमें तो कुछ करना नहीं है। जो हमारा पहला मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर का है, ये 3x3 ऑर्डर का है, दोनों वर्ग आव्यूह हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। यहाँ पर मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो कर दीजिए भैया। ये हमारा पहला a था, दूसरा हमारा क्या था जी, a इनवर्स। जरा देखिए, रो टू कॉलम होगा। ठीक है, रो टू कॉलम, यानी ये जो r1 है उठा के c1 पे रखेंगे। ठीक है, तो 1 जिस पर जो पड़ेगा उसके साथ मल्टीप्लाई होके बाकी सारे एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। 1 पड़ेगा 7 पे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो गया। 3 पड़ेगा माइनस पे, मल्टीप्लाई होगा -3, और 3 पड़ेगा माइनस पे, तो यहाँ पर -3 हमारा पहला एलिमेंट तैयार हुआ। ठीक है, तो क्या r1 का काम खत्म हो गया? अभी नहीं, r1 उठा के c2 पे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पड़ेगा। ठीक है, अभी r1 को उठा के c2 करेंगे, 1 पड़ेगा -3 पे, -3 हो गया। 3 पड़ेगा 1 पे तो +3 हो गया बच्चा, बहुत बढ़िया। 3 पड़ेगा, ठीक है, 3 पड़ेगा 0 पे तो मल्टीप्लाई होके ये 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। एक दिन में एक चैप्टर को कैसे ख़त्म किया जा रहा है आप देख रहे हैं। आप 1 मिनट भी मैंने आपका बर्बाद नहीं किया, नॉन स्टॉप क्लासेस चल रही, डेली आपको आना है। इसी तरह से इंजॉय के साथ पढ़िए, कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं, हम है ना। ठीक है, r1 को उठा के अभी c3 पे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान देना है, अगर r1 को आप उठाते हैं तो c1 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, c2 के साथ, c3 के साथ। ठीक है, यानी पहले हमें r1 इंटू c1 करना है, ठीक है, फिर r1 इंटू c2 करना है, फिर और r1 इंटू c3 करना है। ठीक है, तीनों के साथ मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा, तब r1 का काम खत्म होगा। रो टू कॉलम, r1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, फटाफट करिए। 1 पड़ेगा -3 पे, -3 होगा, जरा अभ्यास करने की जरूरत है। 3 पड़ेगा 0 पे, मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, और 3 पड़ेगा 1 पे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अभी तो पहला रो तैयार हुआ, इनवर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अरे फटाफट मल्टीप्लाई करिए बच्चा। अब r2 को उठाएंगे, ठीक है, तो r2 को उठाएंगे तो फिर वही काम, r2 का मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा c1 से, ठीक है, r2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा c2 से, और r2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, r2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा c3 से। मेरी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं। अरे एकदम मज़े के साथ पढ़िए यार, आप पढ़ नहीं सकते अपने लिए, हम पढ़ाने के लिए तो क्यों गला फाड़ रहे हैं। अरे r2 उठाइए c1 पे, 1 पड़ेगा 7 पे, ठीक है, 7 हो जाएगा, 4 पड़ेगा इस पे, -4 हो जाएगा, 3 पड़ेगा माइनस पे, यहाँ पर -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अभी r2 का काम इस पे, ठीक है, -1 पड़ेगा यहाँ पर, -3 हो गया, 4 पड़ेगा 1 पे, 4 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा फटाफट। अरे r2 का काम खत्म नहीं हुआ है, c3 पे करेंगे। 1 पड़ेगा -3 पे, मल्टीप्लाई हो जाएगा -3, ठीक है, 4 पड़ेगा 0 पे, 0 हो जाएगा, 3 पड़ेगा 1 पे, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप ऐसे समझिए कि एक आव्यूह A है और ये दूसरा आव्यूह B है। सिंपली समझना है कि ये इस आव्यूह का हम इसके साथ मल्टीप्लाई सीख रहे हैं।
काम खत्म, अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है गुड़ा। अरे अब R1 का काम खत्म हो गया, R2 कब आ जाए, R3। और हमेशा अगर आव्यूह ए पहले है तो हमेशा आव्यूह ए के R1 यानी R1 R2 R3 को उठा के मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नहीं। ये सब ध्यान देने वाली बात है। R1 उठाएंगे बच्चा C3 पे, यहां पर क्या हो जाएगा 7, 3 पड़ेगा यहाँ पर -3, 4 पड़ेगा -4, क्लियर हुआ। अब देखिए R1 अब इस पर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3, क्लियर हुआ। यहाँ पर हो गया 3, ठीक है बच्चा, और यहाँ पर क्या हो गया 0, ठीक है। R3 इस पे रखेंगे C3 पे तो 1 पड़ेगा -3 पे मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 होगा, 3 पड़ेगा 0 पे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, और 4 पड़ेगा 1 पे मल्टीप्लाई होगा 4 का 1 में तो 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। अरे देखिए क्या आ रहा है, यानी कि आप जो है A इंटू A इनवर्स आपने किया तो क्या आ रहा भैया 7, -3 कितना हो जाएगा जी, ये 1 आएगा। अरे -3 ये खत्म, 0 वो भी 0, 0 1 0 0 0 1। अब देखिए आ रहा है कि नहीं, हम तो देख लिए। -4 -3 7 हो जाएगा, 7 में 7 घटाएंगे 0, खत्म, काम खत्म। अरे भैया ये क्या आया है, इसी को तो बोल रहे थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बोलिए हमारा जो इनवर्स निकल के आया था वो आंसर सही था कि गलत था, आंसर सही था कि गलत था। अरे सही है तब बने ये आइडेंटिटी आया है। अगर इनवर्स वाला गलत होता ना, यानी जो है ए का यहाँ पर ये करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा, या इसमें ये भी संभावना है कि आप ए इनवर्स का ए में करेंगे बच्चा तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। यदि आपका आप भी ए का इनवर्स आपने सही से कैलकुलेट करके निकाला है तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, जो कि आया, मैंने आपको करके भी दिखाया, ठीक है। तो आपका एक काम है कि जरा ए इनवर्स का ए में मल्टीप्लाई करके चेक करिएगा तो आप पाएंगे, ठीक है। आप ठीक बच्चा, यहाँ तो मेरा यहाँ पर ए का ए इनवर्स के साथ, ठीक है, या ए इनवर्स का ए में करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा मिलेगा अगर आपका इनवर्स सही है तो, ठीक है। क्लियर हुआ। इस सवाल के माध्यम से आपने क्या क्या सीखा, बहुत कुछ सीखा भैया, 1.25 घंटा तो भैल भैया। आपको चुपचाप देखना है, ठीक है, चुपचाप देखना। अब जो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बस आखिरी के 2 मिनट में रिवीजन, 2 मिनट चाहेंगे सर, सिर्फ 2 मिनट। यानी कि अगर कोई भी आव्यूह ए दिया है, सपोज करिए 3x3 ऑर्डर का, अगर आपको ए इनवर्स पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, इसको लिखिए। ये अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है ना, ये हमारा क्वेश्चन है, 3x3 ऑर्डर का एक हमारा वर्ग आव्यूह है, ठीक है, उसका इनवर्स निकालना। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1 होगा कि दिए हुए डिटरमिनेंट का, पहले दिए हुए आव्यूह का मान निकालेंगे, सपोज करिए लेमडा, ठीक है। पहला स्टेप है कि जो हमारा ये है इसको डिटरमिनेंट का मान निकालेंगे। यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि, ठीक है, यदि हमारा लेमडा 0 आ गया और यहाँ पर लेमडा 0 नहीं आया, तो अगर आ गया तो यहाँ पर ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है, यानी इनवर्स निकलेगा नहीं, वहीं पर आपको रुक जाना है। हाँ, अगर लेमडा 0 नहीं आया, जैसे कुछ भी मान आया, तो यहाँ पर जो ए इनवर्स निकालने का तरीका होगा वो हमारा होगा एडज्वाइंट ऑफ ए अपान में डिटरमिनेंट ऑफ ए। आपने ये जो डिटरमिनेंट का मान निकाला है, ठीक है, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। जिस भी आव्यूह के डिटरमिनेंट का मान 0 होता है उस प्रकार के आव्यूह को बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब आ जाएंगे यहाँ पर, अब भैया एडज्वाइंट निकालने में क्या करेंगे, एडज्वाइंट निकालने में क्या करेंगे, C11 C12 C13 C21, ठीक है, C22 C23, ठीक है, C31 C32 C33, ये जो कुछ आएगा उसका आप ट्रांसपोज करेंगे,
ये तब एडजॉइंट आएगा, जो आप निकालेंगे उसका ट्रांसपोज करेंगे। क्लियर हुआ? डिटरमिनेंट आप निकालें ही आपका काम खत्म हो गया। तो ये सारे स्टेप ये आखिरी में था कि आप करेंगे क्या। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ पॉइंट्स और होंगे, उसको क्लियर कर देंगे। ये क्वेश्चन के माध्यम से मैंने बताया कि इन्वर्स में क्या, आव्यूह में क्या क्या है, आव्यूह का मल्टाई कैसे होता है, कब पॉसिबल है, इन्वर्स कब निकलता है, कब नहीं निकलता है, और व्युत्क्रमणीय आव्यूह, सहखंडस आव्यूह कैसे निकालते हैं उसको भी मैंने डिस्कस किया। C11 C12 सब क्या है, सहखंड आव्यूह क्या है उस पर भी मैंने चर्चा किया। आपको शब्द ध्यान देना है क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कल भी कुछ और भी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, उसमें साड़ी को भी पोर्शन कवर करेंगे। साड़ी को और आप भी थोड़ा मिला के चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ 500 लाइक सेशन खत्म ही होते हो जाए तो मैं यही समझूंगा कि आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। बच्चा बार बार लाइक ले कहना ठीक नहीं है। जो बच्चे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आज का सेशन कैसा लगा जरा कमेंट करके बताइएगा। ये रिवीजन का जो तरीका है कि एक सवाल पकड़ के उस चैप्टर का पूरा पोस्टमार्टम कर दे रहे हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप अलग से आव्यूहों को कैसे गुणा करते हैं मत सीखिए, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं अलग से मत सीखिए। ठीक है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं फलाना मत सीखिए। ये तो क्वेश्चन लीजिए उसी में सब घुसेड़ दिए हैं। ठीक है, तो मज़ा आया? आज का सेशन कैसा लगा बच्चों? जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज सारे बच्चों का कमेंट हम देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी का जो एक शब्द होता है बड़ा प्रोत्साहन मिलता है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। कल साड़ी पढ़ेंगे।